नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं अयोध्या से ये स्पेशल बुलेटिन। शाम के 6 बज रहे हैं और जिस तरीके से देखिए अयोध्या में दिन ढलता है, रंग और भी बदल जाता है अयोध्या का। आप मेरे पीछे तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये रंग बिरंगी रोशनी अयोध्या के सरयू घाट की है। राम की पैड़ी से स्पेशल बुलेटिन में अगले 1 घंटे आप हमारे साथ रहिएगा लगातार, क्योंकि आज दिन भर की जो बड़ी खबरें उनका पूरा निचोड़ आप इस 1 घंटे में यहां अयोध्या से देखने वाले हैं। और कौन कौन सी खबरें जो मैं आपके सामने रखूंगी, जिस पर विस्तार से हम बात करेंगे, कौन सी खबरें होंगी आपको जल्दी से पहले बता देती हूं। सबसे पहले आज बड़ी खबर की बात करेंगे। 400 पार का आखिर राम प्लान क्या है और आखिर कैसे उससे क्या दक्षिण का द्वार खुलेगा, इसकी बात होगी पहली खबर में। दूसरी खबर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गाय से दुलार क्या खोलेगा दक्षिण का द्वार। आखिर इसके पीछे की पूरी खबर क्या है, अगली खबर में उस पर बात करेंगे। इसके बाद जय जगन्नाथ, क्या ओडिशा में नवीन पटनायक को इससे मिलेगा लाभ, क्या साथ मिलेगा, इस पूरी खबर को भी डिकोड आगे करेंगे। इसके बाद नीतीश बेकरार, लालू का इनकार, आखिर क्या है ये खबर, इसको आगे आपसे विस्तार से मैं शेयर करूंगी। आप बने रहिए। और साथ ही हम बात करेंगे अगले आधे घंटे में हमारा स्पेशल सेगमेंट जो होगा, रामलला के गृह प्रवेश की बात करेंगे, क्योंकि आज रामलला का गृह प्रवेश हुआ है। लेकिन सबसे पहले ये 400 पार का राम प्लान क्या है और जो दक्षिण का द्वार खुलेगा वो कैसे खुलेगा, इसको डिकोड करेंगे। देखिए, इस साल की शुरुआत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण के दौरे से की थी। आंध्र प्रदेश का दौरा, आज केरल के दौरे पर थे, कल तमिलनाडु भी जा रहे हैं। आखिर ये दक्षिण का द्वार क्यों महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, जरा हमारी सबसे पहले ये कवर स्टोरी देखिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के मंदिरों की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी सुबह सुबह केरल के त्रिशूर पहुंचे और वहां गुरुवायूर मंदिर में पूजा की। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। इसके बाद मोदी त्रिशूर से ही त्रिप्रयाग के रामस्वामी मंदिर पहुंचे और यहाँ भी पूजा की। प्रधानमंत्री दक्षिण भारत का पारंपरिक कपड़ा पहनकर पूजा करने पहुंचे थे। मैं गुरुवायूर और त्रिप्रयाग मंदिर में दर्शन के लिए गया था। मंदिर के भीतर मैंने जनार्दन के आशीर्वाद की अनुभूति की और मंदिर के बाहर मुझे ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के दर्शन हुए। पूजा पाठ के बाद मोदी ने सरकारी योजनाओं का शुभारंभ किया और फिर रैली को संबोधित करते हुए अयोध्या के राम मंदिर और केरल के कनेक्शन का जिक्र किया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी, हर मंदिर में जलेगी। केरला तो वो राज्य है जो अपना पूरा 1 महीना रामायण को समर्पित करता है। यहां रामायण मासम मनाया जाता है। केरला में भी पूरे सद्भाव के साथ श्री राम ज्योति जले, ये संदेश आपको अपने क्षेत्र में हर घर में पहुंचाना है और पक्का करना है कि हर घर में शाम को राम ज्योति जले। रामस्वामी मंदिर में भगवान राम की 6 फीट ऊंची मूर्ति है। यहाँ खास बात यह है कि भगवान राम चतुर्भुज रूप में दिखते हैं। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी में वीरभद्र स्वामी मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने पूजा की और भगवान का आशीर्वाद लिया। अब राम के वास्ते दक्षिण के रास्ते पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासत को समझिए। दक्षिण भारत में लोकसभा की 132 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 31 सीट मिली थी। कांग्रेस गठबंधन को तब 65, अन्य को 36 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार का लक्ष्य रखा है, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी पहले ही बहुत शानदार प्रदर्शन कर चुकी है और 303 सीटें जीत चुकी है। अगर 400 सीटें जीतना है तो बीजेपी को दक्षिण भारत का किला जीतना होगा और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दक्षिण भारत में लगातार दौरे कर रहे हैं।
और देश में इस वक्त राम लहर की धूम है और इस राम लहर को प्रधानमंत्री मोदी उत्तर से लेकर दक्षिण तक पहुंचाना चाहते हैं। यही वजह है कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले दक्षिण की यात्रा पर जोर लगाए हुए हैं। 2 जनवरी को मोदी तमिलनाडु के दौरे पर गए, 3 जनवरी को लक्षद्वीप और केरल में थे, 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, 17 जनवरी को केरल के दौरे पर हैं, 19 जनवरी को तमिलनाडु का दौरा होगा। ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी विकास योजनाओं के जरिए इन राज्यों में स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं। इन राज्यों की सियासत को अगर प्रधानमंत्री साध लेते हैं तो फिर 400 का आंकड़ा आसान हो जाएगा। दक्षिण का किला मजबूत करने के लिए बीजेपी साथियों की तलाश भी कर रही है। सत्ता के गलियारों में चर्चा यह है कि प्रधानमंत्री खुद तमिलनाडु की किसी सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री के एजेंडे पर दक्षिण भारत सबसे ऊपर है। अब इसे संयोग कहिए या प्रयोग, अयोध्या में भगवान राम की जो नई मूर्ति स्थापित हो रही है उसके मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। मंदिर के उद्घाटन से पहले मोदी भगवान राम से दक्षिण भारत के रिश्ते को उभार रहे हैं और इस बात को यहाँ याद रखना चाहिए कि 90 के दशक में मंदिर आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत की भूमिका बड़ी रही है। मुझे तो लग रहा है कि 30 तारीख से पहले ही मंदिर बन चुका है, क्योंकि इस सैलाब को देखते हुए माना जाता है 90 के दशक में मंदिर के लिए जो आंदोलन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शुरू किया उसका जबरदस्त असर दक्षिण भारत पर था। तब शिला पूजन से लेकर कार सेवा में दक्षिण भारतीय राम भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हालांकि ये अलग बात है कि आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत की सियासत में राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया, लेकिन अब जब मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो अतीत के पन्नों को पलटा जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। और अब एक सवाल कि क्या गाय से दुलार खोलेगा दक्षिण का द्वार। दरअसल 14 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाय को दुलार करते हुए एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी। लोगों ने खूब पसंद भी की थी, सोशल मीडिया पर काफी जमकर वायरल भी हो रही थी। एबीपी न्यूज ने उस तस्वीर की पड़ताल की जिसमें कुछ ऐसा खुलासा हुआ जो हैरान करता है। अब ये पूरी खबर क्या है, आप जरा ये खबर देखिए। 14 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें जब देश के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। पहली बार देश के ज्यादातर लोग छोटी छोटी गायों के साथ प्रधानमंत्री का ये वीडियो देख रहे थे। मकर संक्रांति और पोंगल के मौके पर पीएम अपने कैंपस में गायों को दुलार रहे थे और पुचकार रहे थे। हाथों से कभी चारा तो कभी गुड़ खिला रहे थे। क्या इस तस्वीर में कोई सियासी संदेश छिपा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी इन तस्वीरों के जरिए कुछ कहना चाह रहे हैं? आज हम इस तस्वीर के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानिए कि इस गाय का रिश्ता उस आंध्र प्रदेश से है जहां लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आंध्र की 25 में से 22 सीटें वाईएसआर कांग्रेस ने जीती। 3 सीटों पर टीडीपी को जीत मिली। मोदी की उस आंधी में बीजेपी महज 1% वोट ही पा सकी। तो सवाल ये, क्या इस गाय के जरिए प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण के सियासी पथ पर विजय का रथ दौड़ाने की ख्वाहिश रखते हैं? दक्षिण भारत में इस गाय को लेकर खास धार्मिक मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान कई दुर्लभ चीजें निकली थी तो उन्हीं में से एक थी सुरभि गाय भी। वेद पुराणों में इसी सुरभि गाय को कामधेनु का रूप भी बताया गया है। और रही बात आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के लोग पुंगनूर गाय को इसी सुरभि गाय का स्वरूप मानते हैं। पुंगनूर गाय की ये नस्ल चित्तूर जिले की है।
इसकी कीमत 2 लाख से लेकर 25 लाख रुपए के बीच है। माना जाता है कि इस गाय के दूध में कई औषधीय गुण होते हैं। पुंगनूर गाय की ऊंचाई 70 से 90 सेंटीमीटर तक ही होती है। वजन करीब 100 से 200 किलो तक। एक गाय रोज करीब 3 लीटर दूध देती है। दूध अधिकतम 1000 रुपए लीटर तक बिकता है। घी की कीमत 10,000 से 50,000 रुपए लीटर तक है। बताया जाता है कि तिरुपति बालाजी का अभिषेक इसी पुंगनूर गाय के दूध से किया जाता है। तिरुपति में जो प्रसाद के लिए लड्डू बनता है, उसमें इस गाय के दूध का इस्तेमाल होता है। आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले के लिंगमपट्टी गांव में 4 एकड़ में फैली गौशाला में पुंगनूर गाय का संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है। ये गाय जितनी छोटी होती है, इसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। पिछले कुछ सालों से पुंगनूर के संरक्षण का काम चल रहा है। यह देश में सबसे कम संख्या वाली गोवंश नस्लों में से तीसरे नंबर पर है। IVF तकनीक के जरिए आंध्र प्रदेश सरकार इनकी संख्या बढ़ाने में जुटी हुई है। पशुधन जनसंख्या 2013 के अनुसार आंध्र प्रदेश में पुंगनूर गायों की संख्या सिर्फ 2772 थी। 2019 में की गई पशुधन गणना के मुताबिक पुंगनूर गोवंश की संख्या 13,275 हुई। जानकार मानते हैं कि पुंगनूर के गौमूत्र में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। आंध्र प्रदेश में किसान इसका उपयोग फसलों पर छिड़काव के लिए करते हैं, जो कीटनाशक की तरह काम करता है। राजनीति में हर संकेत के मायने होते हैं। ऐसे में संक्रांति के दिन, जिसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग पेद्दा पंडुगा या बड़ा त्योहार मानते हैं, उस दिन पुंगनूर गायों के साथ तस्वीरें साझा कर मोदी ने तेलुगु जनता को एक चुनावी संदेश देने की कोशिश की है। एक तरफ राम की नगरी अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ ओडिशा के पुरी में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जगन्नाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वो जगन्नाथ के जरिए प्रदेश की राजनीति को साधना चाहते हैं, और क्या राम लहर की काट के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। अयोध्या राम राम से गूंज रहा है। वहीं अयोध्या से 1200 किलोमीटर दूर पुरी में जय जगन्नाथ हर किसी की जबान पर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण किया। राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने से 5 दिन पहले जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन एकला चलो की राह पर चलने वाले नवीन पटनायक का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस कॉरिडोर की सियासी महत्व के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस भव्य, अलौकिक, अद्भुत कॉरिडोर के बारे में आपको बताते हैं। इस कॉरिडोर का नाम जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर है। प्रोजेक्ट के तहत मंदिर के चारों तरफ 75 मीटर चौड़ा गलियारा बनाया गया है। 2 किलोमीटर लंबी श्री मंदिर परिक्रमा पथ का निर्माण किया गया है। मंदिर के रिसेप्शन सेंटर में 6000 भक्त एक साथ मौजूद रह सकते हैं। इसमें लॉकर रूम, मल्टी लेवल कार पार्किंग जैसी सुविधाएं भी हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करना है। जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर से एबीपी न्यूज संवाददाता श्रीनिवास ने रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट को देखकर आप इस ऐतिहासिक मंदिर की भव्यता को समझ जाएंगे। काशी और उज्जैन के बाद अब प्रभु जगन्नाथ के श्रद्धालुओं के लिए दर्शन सुलभ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राज्य सरकार ने 3200 करोड़ रुपए की लागत से परिकल्पना पथ, जिसे हम प्रभु जगन्नाथ कॉरिडोर भी कह रहे हैं, का निर्माण कराया है। और इस पे वो तमाम सारी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे आने वाले तमाम श्रद्धालु बिना किसी कष्ट के आराम से अपने प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। सवाल ये है, क्या नवीन पटनायक ने इस कॉरिडोर के जरिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली है? क्या बीजेपी के राम के सामने नवीन बाबू ने जगन्नाथ कार्ड उतार दिया है? इन तस्वीरों को देखिए। ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पुरी में राम यात्रा निकाल रहे हैं। संबित पात्रा ने 2019 में पुरी से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। ओडिशा के सियासी अंकगणित को अब समझिए। 2014 में बीजेडी को 21 लोकसभा सीटों में से 20 पर जीत मिली, जबकि मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिल पाई।
2019 में समीकरण बदल गए। बीजेडी 12 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी के खाते में 8 सीटें आईं। बीजेपी के वोट बैंक में जबरदस्त उछाल नवीन पटनायक के लिए खतरे की घंटी है। इस सब के बीच कांग्रेस भी है, जो यहां अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। इतना ही नहीं, ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। एक तरफ राम नाम का सहारा, दूसरी तरफ जगन्नाथ का आसरा। जबकि कांग्रेस ने ओडिशा की दौड़ में बने रहने के लिए पूर्व सीएम गिरिधर गमांग की घर वापसी करवाई है। हर तरफ दाव पेच चल रहा है, लेकिन ये सब जानते हैं कि नवीन पटनायक को रोकना आसान नहीं, क्योंकि साल 2000 से सीएम का पद और नवीन पटनायक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और इस बार अगर वो जीते तो देश में लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले नेता बन जाएंगे। क्या अब नीतीश और लालू के बीच की जो दूरियां हैं वो दिखने लगी हैं, वो बढ़ने लगी हैं? क्या पहले जैसी बात नहीं रही? सवाल इसीलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, जिसे लेकर लगातार जो नीतीश की पार्टी है यानी जेडीयू वो दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव का एक बयान सामने आ गया है जो इस सवाल को बड़ा कर रहा है कि क्या दूरियां बढ़ने लगी? सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात हो रही है कि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा अभी। सिर्फ एक लाइन बोलकर लालू यादव ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं को बैकफुट पर ला दिया। अब तक जेडीयू के नेता लगातार ये कहकर गठबंधन की पोल खोल रहे थे कि सीट शेयरिंग में देरी हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीट शेयरिंग अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। लोगों के गठबंधन में कोई नाराज नहीं है कि हम लोग को कोई पद नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ने गठबंधन में सीटों पर बातचीत का जिम्मा विजय चौधरी को दे रखा है, जो पिछले 2 हफ्ते से लगातार ये कह रहे हैं कि सीट बंटवारे में देरी हो रही है। लेकिन लालू यादव ने जेडीयू की जल्दबाजी पर ही सवाल उठा दिया। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात हो रही है कि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा अभी। सवाल ये कि लालू और नीतीश का सियासी रिश्ता बिगड़ चुका है। असल में इस बात को हवा मिली 15 जनवरी की तस्वीर से। उस दिन नीतीश कुमार बैक गेट से राबड़ी देवी के घर गए। पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि लालू और राबड़ी ने पहले वाली गर्मजोशी से नीतीश का स्वागत नहीं किया। सवाल टीके को लेकर उठाया गया। साल 2017 के मकर संक्रांति की ये तस्वीर है। उस वक्त भी बिहार में लालू और नीतीश की पार्टी की सरकार थी। तब नीतीश कुमार लालू के घर गए थे। वहाँ न सिर्फ गर्मजोशी से स्वागत हुआ, बल्कि लालू ने दही का टीका भी लगाया। इसके बाद ये पहला मौका था जब नीतीश कुमार इस साल राबड़ी निवास दही चूड़ा खाने पहुंचे, और दोनों तस्वीरों का अंतर आप साफ देख सकते हैं। ना तो नीतीश उस सोफे पर बैठे जिस पर लालू बैठे थे, जबकि बगल वाली सीट खाली थी, और ना ही लालू ने नीतीश को टीका लगाया। अब इसे कोई संकेत माने या फिर इत्तेफाक, फैसला आप कीजिए। नीतीश जी और नीतीश जी के लोग लगातार बोल रहे हैं कि विलम्ब हो रहा है, ठीक नहीं है, विलम्ब हो रहा है, ठीक नहीं है। इसका मतलब अंदर कुछ तो गड़बड़ है ही, जो दिख रहा है बाहर। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी इस बात की आशंका फिर जता रही हैं कि नीतीश पलटी मारने वाले हैं। बीजेपी तोल मोल कर बोल रही है। जीतन राम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका अनुभव लंबा रहा है। बिहार पूरी तरह तैयार है नरेंद्र मोदी जी को 40 की 40 सीट देने। सवाल ये कि सीट बंटवारे पर ही जेडीयू का गठबंधन टूट जाएगा या फिर नीतीश के दबाव में लालू बैकफुट पर आ जाएंगे। इंतजार कीजिए कि बिहार की सियासत का अगला सीन क्या होगा। तो सुना आपने लालू यादव का बयान, और जिस तरीके से अभी से लेकर चर्चा काफी बढ़ गई है, राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी आपको बता देती हूँ। नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं इस बयान के बाद, जिसके बाद सियासी जो सरगर्मी है वो काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। लालू के बयान के बाद उनका पार्टी दफ्तर में पहुंचना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये बताएगा कि आखिर अब आगे क्या स्टेप हो सकता है, क्या कदम हो सकता है। क्योंकि जो बेचैनी है जेडीयू के अंदर वो लगातार बढ़ रही है। कई बार जेडीयू के कई नेता ये साफ कर चुके हैं कि भाई पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इसको लेकर अब और देर करना जो है वो गठबंधन के लिए, सबके लिए घातक हो सकता है। तो ऐसे में इसे लेकर काफी सियासत भी है और चर्चाओं का बाजार भी गर्म